स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 12 एंड इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था उसके फैक्टर्स के बारे में जानना, यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर का जो फर्स्ट वन फैक्टर था इकोनॉमिक फैक्टर, और उसके अंदर बहुत सारे सब फैक्टर थे जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे उसके दूसरे फैक्टर से। क्लियर? तो सेकेंड वन फैक्टर है सोशल फैक्टर। ऑफ कोर्स अगर कोई भी बिजनेस हमारी सोसाइटी में काम करता है तो वो सोशल फैक्टर से कैसे बच सकता है? क्लियर? ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सोसाइटी के जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उसको यूज करता है, वहां के मैन पावर को यूज करता है। क्लियर? तो वो दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सोसाइटी रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ, सोसाइटी क्या है? तो एक ये ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है, पीपल्स, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ट्रेडिशंस। क्लियर? तो ये सबसे बनती है हमारी सोसाइटी कि वहां पे हमारे पीपल्स है, हमारे लोग है, अलग अलग ट्रेडिशन है, रिलीजन्स है, कुछ इंस्टीट्यूशन है, एनजीओज एंड ऑल दैट। क्लियर? तो ये है हमारे एक सोसाइटी का सिंपल पिक्चर। देन है सोसाइटी इज अ डायनेमिक एंड हैंस। सोसाइटी क्या है? ऑफ कोर्स डायनेमिक है, वो एक तरह की सेम कभी नहीं रहती, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे मम्मी पापा का जो जमाना था और हमारे जमाने में बहुत सारा फर्क आ चुका है, हमारी आगे की जनरेशन में भी बहुत ज्यादा फर्क आ चुका होगा। क्लियर? तो हैंस लाइफस्टाइल एंड प्रैक्टिसेस कैन नॉट रिमेन सेम। उसकी लाइफस्टाइल है, उसके ट्रेडिशन है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। क्लियर? पब्लिक गिव इंपॉर्टेंस टू दैट, पब्लिक इंपॉर्टेंस उसी को देंगे, किसको? तो कि उसके डिसीजन को एंड रिचुअल्स टू अचीव दैट डेवलपमेंट्स, और ये सारी चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? तो उसमें क्या है? विच इकोनॉमी एक्टिविटी शुड बी डन, हाउ टू डू इट, टू व्हाट एक्सटेंट इट शुड बी डन, अबव ऑल डिसीजंस आर अफेक्टेड बाय। ये जो 3 क्वेश्चंस है वो एक डिसीजन है कि भाई हमें कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें कहाँ तक करना चाहिए, कितना करना चाहिए। क्लियर? तो ये सारे डिसीजन जो है ना वो अफेक्टेड बाय है रिलीजियस। हमें ऑफकोर्स जो एरिया में हमारा बिजनेस चल रहा है वहां के रिलीजियस को भी खास हमें अफेक्ट मतलब कंसर्न करना पड़ेगा। कास्ट जो है, सेक्ट्स जो है, सोशल नॉर्म्स जो है, क्योंकि हम सोसाइटी से कनेक्टेड है तो ये सारी चीजें हम लोग स्पेशली इंडिया में तो अवॉइड नहीं कर सकते। क्लियर? देन है इन सम कंट्रीज सोशल इंस्टीट्यूशंस आर अ डोमिनेंट। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो डोमिनेंट है। इन सर्टेन टाइप ऑफ अ बिजनेस कास्ट एंड रिलीजियस ग्रुप्स आर इन्वॉल्व, और ऐसे टाइम पे वहां पे कास्ट और रिलीजन ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। जनरली अगर हम लोग देखें प्रैक्टिकली तो कोई बिजनेस में कास्ट और रिलीजियस अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको बिजनेस के पर्पज से हमें देखना है। क्लियर? बट जहां पे कोई एरिया ऐसा है कि जहां पे रीजनल डोमिनेंस ज्यादा ही है कुछ, तो उस बिजनेस में ऑटोमेटिकली कास्ट एंड ऑल दैट ये इन्वॉल्व हो जाता है। क्लियर? तो हमें उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? फिर देन आफ्टर है थर्ड वन है कल्चरल फैक्टर्स। ऑफ कोर्स इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जिसमें बहुत सारे कल्चर है। इवन एक स्टेट में, एक सिटी में भी हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर देखते हैं। क्लियर? और यही खूबसूरती है इंडिया की। कल्चरल फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी अफेक्ट द बिजनेस एक्टिविटी। ऑफ कोर्स कल्चर जो है वो बिजनेस एक्टिविटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। दिस फैक्टर्स लाइक ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, लाइफस्टाइल, हैबिट्स एंड ऐसे बहुत सारे ऐसे जो फैक्टर्स है जो ट्रेडिशन के हिसाब से बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। क्लियर? क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज होगी, आपको बिजनेस अफेक्ट करेगा, आपको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। लोगों की हैबिट चेंज होती है, डिमांड हमें उसकी फुलफिल करनी है। क्लियर? क्योंकि वो लोग हमारी डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे, तो हमें ये सब ध्यान देना है। Then when a business management ignore the cultural factors, this may lead to failure। यानी कि जब भी कोई बिजनेस ऐसे कल्चरल फैक्टर को इग्नोर करने की कोशिश करता है, उसको मतलब नहीं फर्क पड़ता कि भाई यहाँ के लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या डिमांड है। क्लियर? तो ऑफकोर्स वो बिजनेस थोड़े ही दिनों में या तो फिर कहीं ना कहीं वो फेल होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि हमें कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए, वहां के लोगों को,
उसकी हैबिट्स, उसके डिमांड को एक्सेप्ट करना है, ना कि अपने हिसाब से चलाना है। क्लियर? देन है इवन द स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट फेल ड्यू टू, यहाँ पे गाइस स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो आप वहां पे ड्यू कर देना, ड्यू टू नेग्लेक्टिंग कल्चरल इफेक्ट्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी कंपनी है, उसके गुड्स प्रोडक्ट बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर वो कल्चरल फैक्टर को अपने बिजनेस के अंदर इंक्लूड नहीं करते, यानी कि अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विस को उसके कंज्यूमर के हिसाब से मॉडिफाई नहीं करते, तो वो भी फेल हुए हैं। क्लियर? कल्चरल फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ऑफ कोर्स कल्चरल फैक्टर चेंज होते रहेंगे, क्योंकि हम जैसे फॉलो करते हैं हमारी आगे की जनरेशन नहीं फॉलो करने वाली है, और हमारे पीछे की जनरेशन जैसे फॉलो कर रही थी उसके हिसाब से हमारी जनरेशन में बहुत चेंज आ चुका है। क्लियर? तो ये कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, एंड दिस चेंजेस आर अ कॉन्स्टेंट एंड पीरियोडिकल, और ये पीरियोडिक हिसाब से चलता है। क्लियर? हम ऐसा बोलते हैं ना कि भाई इसका टाइम है, तो अभी ये चल रहा है, तो नेक्स्ट ये टाइम जब खत्म होगा कुछ और चलेगा। क्लियर? तो ये कैसा है, पीरियोडिक होता है, यानी कि जनरेशन हिसाब से भी आप उसको चला सकते हो, या तो फिर कुछ माइंडसेट होता है कि भी जब तक पीपल का ये माइंडसेट चल रहा है, यही ट्रेडिशन चलने वाला है, यही कल्चर चलने वाला है। क्लियर? फिर देन आफ्टर है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉडर्न टाइम में, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेक्निकल आप जो भी चीज़ें है वो करोगे तो आपके रिजल्ट में भी वो दिखेगा। क्लियर? देन है इट इंक्लूड्स अ डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड। यहाँ पे ये डिसीजन लिया जाएगा कि हम हमारे बिजनेस में कैसे टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ताकि इम्प्रोवाइजेशन दिखे। क्लियर? ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D के हिसाब से एंड इम्पोर्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रोड, दिस इज अ फास्ट चेंज इन टेक्नोलॉजी। क्योंकि हम लोग जितना जितना रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट होता जा रहा है, हम लोग जो बाकी की कंट्रीज है उसके साथ कोलाबरेट कर रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वहां से टेक्नोलॉजी हम हमारी कंट्री में ला रहे हैं, हम हमारी टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो उसके हिसाब से क्या होगा, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, क्योंकि अगर कोई एक बंदा अगर ऐसा कुछ रिसर्च करता है, कुछ अलग करता है, तो ऑफकोर्स बाकी सबको उसको मैच करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि अदरवाइज वो फिर पीछे रह जाएगा। तो इसके हिसाब से ये जो एक पूरा इंटरनेशनल एक मतलब कम्युनिटी जो हो गया है कि आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी मंगवा सकते हो, आप कहीं पे कुछ भी भेज सकते हो, तो उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। क्लियर? India believe that use of a machines should be less because of employment generation. इंडिया का थॉट प्रोसेस ऐसा है कि हम पॉसिबल हो सके उतना मशीनरी टेक्नोलॉजी कम यूज करेंगे ताकि हमें मैन पावर की ज्यादा जरूरत हो और लोगों को जॉब मिल सके। क्योंकि अगर हम लोग सब कुछ मशीनराइज कर देंगे, सब कुछ टेक्नोलॉजी के हिसाब से करने लगेंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर हम लोग चलो एक मशीन ला देते हैं तो हो सकता है कि वो मशीन 10 लोगों का काम कर देती है, तो हमें सिर्फ वो मशीन को ऑपरेट करने के लिए 1 या 2 बंदे चाहिए, तो बाकी के 8 क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। क्लियर? तो इंडिया ऐसा चाहती है, ऐसा सोचती है कि हो सकता है वहां पे जितना पॉसिबल है टेक्नोलॉजी का यूज कम करते हैं ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वो बेरोजगार ना हो जाए। क्लियर? बट due to the liberalization of an industrial policy, it has been accepted that machinization should be more. लेकिन हम लोगों ने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया है लिबरलाइजेशन वाला, जिसमें हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी थोड़ी बहुत लिबरल कर दी है, तो वहां पे ऐसा मतलब थॉट प्रोसेस चल रहा है कि भाई मशीनराइजेशन आना चाहिए, क्योंकि अगर हम मशीनराइजेशन से नहीं करेंगे हो सकता है हम कहीं ना कहीं बाकी लोगों के कंपेयर में कहीं पीछे ना रह जाए, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। क्लियर? हम अगर बड़ा ऑर्डर आ सकता है तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी चीजों की वजह से मशीनराइजेशन भी जरूरी है, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मैन पावर भी जरूरी है। तो इंडिया क्या कर रही है, इन दोनों को कोलैब कर रही है कि भी जितना हो सके उतना मशीनरी भी यूज करो, साथ में लोगों को जॉब मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वैसी कोशिश भी करो। क्लियर? देन है मैनी इंडस्ट्रीज आर यूजिंग रोबोट फॉर क्वालिटेटिव प्रोडक्शन। बहुत सारी ऐसी कंपनियां, क्योंकि अब तो रोबोट भी आने लगे हैं, हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग शायद इंस्टाग्राम पे देखते हैं रील्स भी, घर में झाड़ू पोछा करने के लिए भी लोग रोबोट लेके आते हैं अब तो। क्लियर? तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो क्वालिटेटिव प्रोडक्शन करने के लिए, परफेक्शन लाने के लिए, जो हमारा प्रोडक्शन है उसके लिए रोबोट भी लेके आ चुके हैं। क्लियर?
बैंक ऑल्सो अडॉप्ट ई बैंकिंग एंड एम बैंकिंग। बैंक में पहले हमें क्या करना पड़ता था कि भाई अगर हमें पैसे डिपॉजिट करवाने या फिर निकालने हैं तो निकाल तो हम एटीएम से ले लेते थे, लेकिन डिपॉजिट करने के लिए हमें वो चीट्स फिल करना पड़ता था, रिसिप्ट, एंड फिर लाइन में खड़े रहो, पैसे दो, फिर वो वापस रिसिप्ट देगा, फिर हमें एक दिन के बाद मैसेज आएगा कि भाई डिपॉजिट हो चुका है एंड ऑल दैट। क्लियर? तो उसके कंपेयर में बैंक ने भी ई बैंकिंग एंड एम बैंकिंग शुरू कर दिया, यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग। तो उसकी वजह से हम लोग बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन घर बैठे मिनटों में कर सकते हैं। क्लियर? एंड है इट्स इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड। और ऐसा नहीं है, ये चीजें अंडरस्टैंड के लिए और यूज करने के लिए भी बहुत ईजी है और काफी कन्वीनियंट है, जिसके वजह से हम लोगों ने काफी सारे पेपर का भी बचाव किया है। क्लियर? देन इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स फॉर ई बैंकिंग। अगर आपको ई बैंकिंग करना है तो ऑफकोर्स इंटरनेट तो चाहिए, ये तो आप बच्चा भी बता सकता है। क्लियर? कि भाई चलो अगर मोबाइल पे कुछ देखना है तो इंटरनेट के बगैर नहीं देख सकते। एंड इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्टफोन्स फॉर एम बैंकिंग। अगर आपको मोबाइल बैंकिंग करना है तो ऑफकोर्स फोन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, और ई बैंकिंग करना है तो ऑफकोर्स आपको कंप्यूटर चाहिए। क्लियर? फिर देन आफ्टर है पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये भी काफी मजेदार बात है कि वे बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होता है, तो पॉलिटिकल फैक्टर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल आइडियोलॉजी ऑफ द रूलिंग पार्टी आर नोन एज अ पॉलिटिकल फैक्टर्स। जो रूलिंग पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया में रूलिंग पार्टी कौन सी है, तो कि बीजेपी फॉर एग्जाम्पल है। क्लियर? ऑफकोर्स वो है ही हकीकत में भी, लेकिन ये एग्जाम्पल है कि वो रूलिंग पार्टी है, वो जीत चुकी है। क्लियर? तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट बनेगी, फाइनेंशियल आइडियोलॉजी, बजट, ऑल दैट, जो उसकी पॉलिसी होगी वो सब कंट्री में, पूरे कंट्री में अप्लाई होगी। क्लियर? तो उसको कहते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। देन है आइडियोलॉजी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी फ्रेमिंग द गवर्नमेंट, लॉबिंग इफेक्ट बाय द इंटरेस्ट ग्रुप, political parties influence on the framing and implementation of a law are the political factors। पॉलिटिकल फैक्टर्स में मेनली ये 3 काम किए जाते हैं कि उसकी जो आइडियोलॉजी होगी उसके हिसाब से गवर्नमेंट फ्रेम होगी। क्लियर? उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बिजनेस पे हमें ऑफकोर्स देखेगा कि भाई चलो अगर उन लोगों ने कुछ लीगल फ्रेमेशन किया है कि भाई आपको इतना टैक्स पे करना है, फॉर एग्जांपल हम लोग जीएसटी ले सकते हैं। क्लियर? तो सबको फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि जो रूलिंग पार्टी होगी वो गवर्नमेंट फ्रेम करेगी, एंड गवर्नमेंट जो फ्रेम करेगी वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? एंड लॉबिंग इफेक्ट्स बाय द इंटरेस्ट ग्रुप, जो भी इंटरेस्ट ग्रुप है उन सबका जो लॉबिंग इफेक्ट है वो सब यहाँ पे अफेक्ट करेगा। तो इन शॉर्ट ये सारी चीजें क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है। क्लियर? गवर्नमेंट प्रोवाइड द वेरियस इंसेंटिव्स फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ अंडर डेवलप एरिया। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई अंडर डेवलप एरिया में अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है। फॉर एग्जांपल हमने सुना होगा सब्सिडी। क्लियर? गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोलर सिस्टम अपने यहाँ पे, सोलर रूफ जो होता है वो अगर आप इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हो तो आपको सब्सिडी मिलेगी। गांव में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आप उसको लगाते हो तो आपको सब्सिडी दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर अंडर डेवलप एरिया है कि जहाँ पे कुछ फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पे बिजनेस शुरू करने के लिए आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी ताकि वहां का रीजनल डेवलपमेंट हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो हो ही जाएगा, लेकिन साथ में वहां के लोगों को थोड़ा बहुत जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा। क्लियर? देन ए गवर्नमेंट ऑफर्स अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए, बिजनेस के लिए बहुत काफी फेवरेबल रहे हैं कि भाई आप इंटरनेशनली ट्रेड कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो पहले का जमाना था उसके हिसाब से अभी बहुत ईजी हो चुका है। क्लियर भी है और मतलब अंडरस्टैंड में इजी है। पहले बहुत सारे मतलब ऐसे प्रोसेस होते थे काफी लोगों को तो समझ में भी नहीं आते थे, लेकिन अब बहुत इजी हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया और यूनिनिमस प्रोसेस हो गया है कि भाई अगर आपको ऐसा ऐसा करना है तो आप ऐसा ऐसा फॉलो करो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल हैव ऑब्जेक्शन रिलेटेड नैनो प्रोजेक्ट ऑफ अ टाटा ग्रुप। जैसे हम लोगों को पता है कि टाटा ग्रुप का नैनो कार आया था। क्लियर? तो वेस्ट बंगाल ने क्या किया था, उसको ऑब्जेक्शन था कि वहां पे प्लांट उसको नहीं डलवाना था उस गवर्नमेंट को कि भाई हमारे वेस्ट बंगाल में ये नैनो का प्लांट नहीं होना चाहिए। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको पॉजिटिवली देखा कि भाई अगर ये प्लांट यहाँ पे आता है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट एंड प्रोवाइड वेरियस इंसेंटिव्स।
और उन्होंने क्या किया कि भाई उसको ना कि सिर्फ सपोर्ट किया बट सामने से उसको कुछ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए ताकि यहाँ के लोगों का जो मतलब जॉब सिचुएशन है वो सिक्योर भी हो सके, उनको काम मिले और साथ में रीजनल डेवलपमेंट भी। क्लियर। तो ये हुआ हमारा पॉलिटिकल फैक्टर एंड देन लास्ट वन है लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स आर दोज विच आर द एक्ट्स अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट और असेंबली। यानी कि लीगल फैक्टर क्या है कि हमारे यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोल दे तो लॉ, एक्ट। क्लियर। अगर कोई पार्लियामेंट और असेंबली ने कोई लॉ बनाया है, कोई एक्ट बनाया है, तो सबको उसको विदाउट एनी हेजिटेशन आपको फॉलो करना ही करना है। क्लियर। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। Then a business activities are designed with objectives and this objectives are business objective जो है उसको कुछ हिसाब से डिजाइन किया जाता है और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है तो कि स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर किसी का ऑब्जेक्ट होता है यार कि भाई हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छे से जल्दी से बढ़ जाए। क्लियर। इंक्रीज द वेलफेयर एक्टिविटीज, यानी कि हमारी जो वेलफेयर एक्टिविटीज है वो भी ज्यादा अच्छे से हो, प्रॉफिट इंक्रीज हो, हम बहुत साइज बड़ा करें, हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो, हमारे एम्प्लॉय का भी ग्रोथ हो। क्लियर। तो ये सब बिजनेस का सेम मोटिव तो होता है, ये बेसिक मोटिव्स है। देन है दिस इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। बिजनेस का जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा ऑफकोर्स वो सोसाइटी के लिए उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। क्लियर। जितना बड़ा बिजनेस, जितना अच्छा बिजनेस वो सोसाइटी के लिए काम भी अच्छा करेगा, वहां के लोगों को जॉब मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी को इंक्रीज करेंगे। क्लियर। और वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा, यानी कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। बिजनेस अगर ग्रोथ किया तो सोसाइटी का भी ग्रोथ होगा। क्लियर। फिर देन आफ्टर फॉर दिस वेरियस लॉज आर पास लाइक, लेकिन अगर आपको बिजनेस चलाना है, लीगली चलाना है, अच्छे से चलाना है ताकि लोगों को नुकसान ना हो, एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है और उसके लिए काफी ऐसे लॉ है जो गवर्नमेंट के थ्रू फ्रेम किए गए हैं और सबको उसको फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल एसेंशियल कुछ चीजें हैं जो लोगों को नॉर्मली चाहिए होती है, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान एंड ऑल दैट, तो आप उसके प्राइस लाखों करोड़ों में नहीं ले जा सकते। क्लियर। कितना भी शॉर्टेज हो, उसका कुछ लिमिट होता है कि आप वहां तक ही जा सकते हो। फिर है ट्रेडमार्क एक्ट, यानी कि आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्लियर। ऐसे बहुत सारे लॉ है जो गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हैं सिर्फ और सिर्फ जो वहां के पब्लिक्स है, वहां के जो सोशल पीपल्स है उनके भले के लिए। और ऐसा नहीं है कि भाई चलो गवर्नमेंट सिर्फ वहां के लोगों के बारे में ही सोचती है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए भी सोचती है, उसके लिए भी बहुत सारे अच्छे फेवरेबल डिसीजन लिए हैं, लेकिन सबको कोलैब करके चलना पड़ता है, सबको मतलब कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। इंडस्ट्री का डेवलप होगा तो लोगों का भी होगा और वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। क्लियर। और एट द एंड ऑफ डे इन सबका फायदा गवर्नमेंट को भी होगा क्योंकि इनकम जितना ज्यादा बढ़ेगा टैक्स भी उतना ज्यादा मिलेगा। क्लियर। तो ये सारी चीजें जो है वो सारे फैक्टर्स, यानी कि मेनली 6 फैक्टर जो हम लोगों ने देखे, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल। क्लियर। तो ये सारे कल्चरल एंड ऑल दैट, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हर जगह से फॉलो करेंगे ही करेंगे। बट उसका मेन एडवांटेज ये है कि ये अगर चीजें हम लोग ध्यान में रखते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो हमारे बिजनेस को सक्सेस दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर ये सब कुछ हम ध्यान रखेंगे तो ऑफकोर्स हमारा प्लानिंग परफेक्ट होगा, प्लानिंग परफेक्ट होगा तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और ये एक बात भी ध्यान देनी है क्योंकि एवरी कॉइन हैज अ टू साइड, कि ये एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसको चेंज भी नहीं किया जा सकता, बट हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। क्लियर। तो ये हुए फाइनली हमारे 6 एक्सटर्नल फैक्टर गाइस। 2 मार्क के लिए पर्टिकुलर एक फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप खास ध्यान देना। आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।